तो यूपीएससी प्रैक्टिस में आपको स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको पढ़ने के बाद आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। पहला है इसके प्रकार हम कौन कौन सा पढ़ेंगे। क्लिक जैकिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, मैन इन मिडल अटैक, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, जीरो डे वल्नरेबिलिटी। इन सबको पढ़ेंगे, कौन कौन से साइबर सुरक्षा के खतरे होते हैं और कौन कौन से हमले होते हैं, इसमें अटैक होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे विधिक सुरक्षा के तंत्र, यानी विद्यमान सुरक्षा के तंत्र। उसके बाद पढ़ेंगे विधिक ढांचा, इसमें संस्थागत ढांचा में पढ़ेंगे NCCC, सर्टिन, I4C, साइबर सुरक्षा केंद्र। इसके बाद इधर पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति 2013। और फिर हम पढ़ने वाले हैं अन्य उपाय कौन कौन से हैं, क्या है साइबर सुरक्षा से निपटने के और अन्य कौन कौन से उपाय हैं। उसके बाद क्या हम पढ़ेंगे साइबर सुरक्षा से संबंधित भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। मेनली भारत के ऊपर फोकस करते हुए पूरा फ्लो चार्ट और डायग्राम के थ्रू हमने समझाया है। चलिए देखते हैं क्या है चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। क्या है संरचनात्मक चुनौती पढ़ेंगे, मानव संसाधन से संबंधित चुनौती कौन कौन सी है, प्रशासनिक चुनौती कौन सी है और प्रक्रियात्मक चुनौती कौन सी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों की भूमिका कौन कौन सी, जैसे कि 5G आ गई है, AI आ चुकी है, मशीन लर्निंग शुरू हो चुकी है, तो इसके कौन कौन सी भूमिका इसकी है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सरकारी एजेंसियाँ कौन कौन सी, जैसे कि डिजिटल अधिनियम कौन सी है, NTRO, सर्टिन, रॉ, NIC, ये सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम कौन सा पढ़ेंगे, एक आया था डिजिटल अधिकार, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम अधिकार और सिद्धांत कौन कौन से होने चाहिए। फिर चुनौतियाँ और आगे की राह। इतने बिंदुओं में हम आज के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, पहला है साइबर सुरक्षा के प्रकार। क्या है क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग का मतलब होता है कि आपके पास कोई ईमेल या कोई भी लिंक आता है जिसके द्वारा हमें क्या होता है, हमारे ऊपर साइबर अटैक किया जाता है। दूसरा होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी कि इस हमले में क्या होता है, जो हमलावर होता है वो एक हमारे सर्विस को क्या है बीच में ही रोक देता है, जिसे कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस, जिससे हम उसकी सर्विस को नहीं ले सकते हैं। उसके बाद अगला आता है मैन इन मिडल अटैक, यानी कि इसमें होता है मैन इन मिडल अटैक में क्या होता है कि बीच में ही कोई भी अगर हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है तो बीच में ही अगर उसको हम बदल दें तो उसको क्या कहते हैं, मैन इन मिडल अटैक। ये एक साइबर सिक्योरिटी से संबंधित अटैक है। उसके बाद एक अटैक होता है हमारा रैनसमवेयर का अटैक होते रहते हैं, अभी काफ़ी समाचारों में था, जिसमें क्या होता है हमारा डेटा की चोरी कर ली जाती है और उसको लॉक कर दिया जाता है। फिर उससे क्या होती है, हमें फिरौती मांगी जाती है, ज़्यादातर रुपये में या फिर क्रिप्टो करेंसी की फिरौती की मांग की जाती है। उसके बाद क्या है, एक होता है स्पाईवेयर। एक स्पाईवेयर अटैक होता है। इसमें स्पाईवेयर में क्या होता है, हमारे ऊपर चुपचाप नज़र रखी जाती है, इसमें कुछ भी हमसे चोरी नहीं किया जाता, केवल हमारे ऊपर क्या है, हमारे पर्सनल डाटा में नज़र रखी जाती है, यानी कि हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन किया जाता है। उसके बाद एक अटैक होता है जीरो डे वल्नरेबिलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर अगर कोई यानी कि फ़ॉल्ट या त्रुटि रह जाती है तो अटैक जो साइबर हमलावर होता है उसका उपयोग करते हुए हमारे सिस्टम में घुस जाता है और हमारे सिस्टम को हैक कर ले सकता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, जीरो डे वल्नरेबिलिटी। तो इसी हिसाब से हमने साइबर सिक्योरिटी के जितने भी अटैक होते हैं उन सबको पढ़ा। कौन कौन सा, क्लिक जैकिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, मैन इन मिडल अटैक, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, जीरो डे वल्नरेबिलिटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्यमान सुरक्षा के तंत्र। चलिए आगे पढ़ते हैं। विद्यमान सुरक्षा के तंत्र कौन कौन से हैं। पहला तो पढ़ते हैं विधिक ढांचा। विधिक ढांचे में कौन कौन सा होगा हमारा, क्या है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के तहत हमारे सरकार ने क्या है, एक विधिक ढांचा है जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसमें क्या है लगभग 5 लाख पेशेवर काम करते हैं, यानी कि इसमें 5 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसमें क्या है 2008 में संशोधन किया गया था। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति है 2018 की। उसके बाद है संप्रभुता बचाव सुरक्षा पर ICA एक्ट, क्या है 2000 का एक्ट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे क्या है, संस्थागत ढांचा कौन कौन सा अभी तक विद्यमान है। संस्थागत ढांचे में कौन कौन सा है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र, यानी कि NCCC,
नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर। उसके बाद में सर्ट इन का फुल फॉर्म क्या होगी? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसको बोलते हैं सर्टिन। एक सर्टिन नामक संस्था विद्यमान है। उसके बाद में एक है I4C का मतलब है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। उसके बाद में क्या है? राष्ट्रीय साइबर स्वच्छता केंद्र, एक बनाया गया हमारा राष्ट्रीय साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया। इसी के साथ देखिए विधिक ढांचा और संस्थागत ढांचा हमने कंप्लीट किया। अब आगे पढ़ते हैं अन्य उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। साइबर सुरक्षा से संबंधित अन्य उपाय हम भारत में कौन कौन से अपना सकते हैं। पहला क्या है? एक डिजिटल आर्मी, यानी कि हमारे पास 3 आर्मी पहले से ही, एक जल सेना, थल सेना और वायुसेना। इसी के साथ एक बोल रहा है डिजिटल आर्मी की बात की जा रही है, जिसमें कि हम डिजिटल आर्मी कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्या? एप्लीकेशन का लेखा परीक्षण, यानी कि जितने भी एप्लीकेशन हमारे लॉन्च होते हैं उसका एक लेखा परीक्षण होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ सकते हैं विभिन्न पहलों में कई पहले ला सकते हैं। उसके बाद टेक्नो डिप्लोमेसी करनी चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी का हमारा ट्रांसफ़र या फिर जो भी डिप्लोमेसी होती है उसके थ्रू टेक्नोलॉजी को लाना। उसके बाद क्या है? भारत के ऊपर मेनली फोकस करते हैं। तो भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, पूरा डायग्राम देखते हैं। पूरा हमने बनाया था जिसमें जितने भी आयाम हो सकते थे सारे कवर करने की कोशिश की गई है। चलिए देखते हैं चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। पहले भारत में विद्यमान चुनौतियाँ कौन सी हैं। पहली चुनौती क्या है? संरचनात्मक चुनौती देखते हैं। संरचनात्मक क्या है? पहला बात यह है कि हमलावर जो है भौतिक रूप से हमसे दूर होता है, यानी कि भौतिक अवरोध, यानी हमलावर कहीं भी हो सकता है, यानी। और दूसरा है उपकरणों की एकरूपता का अभाव, क्योंकि आजकल हमलावरों के पास क्या है? बहुत से ही उन्नत किस्म के टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। दूसरा है प्रशासनिक में क्या कमी है? इधर संरचनात्मक हो गया हमारा। प्रशासनिक में देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर संरचना का अभाव है। दूसरा सुरक्षा का ऑडिट की कमी होती है। सुरक्षा समन्वय भी कमी है, यानी कि हमारे जितने भी संस्थाएं हैं उनमें समन्वय की कमी है। उसके बाद इधर देखते हैं दूसरा क्या है? मानव संसाधन से संबंधित देखते हैं। मानव संसाधन से संबंधित में क्या है? पहले क्षमता में निवेश करना होगा, यानी क्षमता निवेश में कमी है। दूसरा मानव शक्ति की कमी है। तीसरा है डिजास्टर रिकवरी नेटवर्क की सुरक्षा। और अगला है सूचना सुरक्षा से संबंधित चुनौती है और एप्लीकेशन से संबंधित चुनौतियां हैं। आगे देखते हैं प्रक्रियात्मक, यानी कि अगला पॉइंट है प्रक्रियात्मक के ढांचे में कमी है। पहला है IT एक्ट की धारा 2000 का सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। और अगला है स्थानीय पुलिस के साथ जागरूकता की कमी है। उसके बाद कैशलेस की वृद्धि हुई है, यानी कि इंटरनेट के हमारा काफ़ी प्रगति हो चुकी है, तो इसलिए क्या है? सुभेद्यता की वृद्धि हुई है, यानी कि इंटरनेट के बढ़ने से हमारे साइबर सिक्योरिटी का खतरा ज़्यादा बढ़ा है। इसी के साथ देखते हैं आगे नागरिक डेटा की वृद्धि, यानी कि नागरिक डेटा की वृद्धि हुई है, यानी कि जब कैशलेस इकॉनमी की तरफ भारत बढ़ रहा है तो नागरिकों का डेटा भी तो वृद्धि होगी। उसी के साथ है उन्नत प्रौद्योगिकी। अगला बिंदु है उन्नत प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका क्या क्या हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब बढ़ेगी तो उतनी ही ज़्यादा सिक्योरिटी से संबंधित चुनौतियाँ भी बढ़ती जाएंगी। पहली कौन कौन सी हमारी प्रौद्योगिकी में बढ़ी है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई टेक्नोलॉजी आई है अभी हाल फिलहाल में, मशीन लर्निंग आई है, और 5G डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट हुआ, डेटा एनालिटिक्स, ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग आया है। ये सारी नई टेक्नोलॉजियाँ इस समय शुरू हो चुकी हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकी, अब यहाँ पे देख सकते हैं 2020 और 21 में सरकार ने लगभग 8,000 करोड़ खर्च करने का टारगेट रखा था। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स 5G और ग्रिड कंप्यूटिंग जैसे चीज़ें भी हैं। और अभी तक सरकार की संस्थाएं कौन कौन सी हैं जो साइबर सुरक्षा से संबंधित काम करती हैं। पहला है डिजिटल आर्मी, यानी कि पहले हमने बोला था एक जल सेना, थल सेना और वायुसेना, उसी के साथ एक बोल रहे हैं चौथी आर्मी कौन सी होनी चाहिए? डिजिटल आर्मी। उसके बाद DRDO भी हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, DRDO। उसके बाद NTRO और सर्टिन, इसकी फुल फॉर्म पहले ही बोल चुके हैं, सर्टिन और NIC और CDEC और NESCOM,
ये सारे क्या है हमारे संस्थाएं हैं जितनी भी साइबर सिक्योरिटी से संबंधित काम करती हैं, मामले देखती हैं। उसके बाद एक आया था डिजिटल अधिकार। अब आगे देखते हैं, एक नया टॉपिक आया था आज हाल फिलहाल में समाचार में रहा था डिजिटल अधिकार के बारे में। डिजिटल अधिकार क्या है, यूरोपीय आयोग यानी यूरोपियन यूनियन ने क्या है एक बर्लिन घोषणा पत्र लाया था जिसमें क्या है डिजिटल अधिकार के बारे में बात की गई थी। अब इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। डिजिटल राइट्स में क्या होता है, डिजिटल राइट्स यानी कि अधिकार और सिद्धांत इसके देखते हैं क्या है। पहला क्या है, इसमें केंद्र में लोग होने चाहिए, यानी कि हमें लोगों का डेटा होता है तो उसमें क्या है लोगों को महत्व देना चाहिए, ना कि उनके डेटा से, यानी कि लोगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। उसके बाद चयन की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति को उसके चयन होना चाहिए, चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपने डेटा का यूज़ करना देना चाहता है या नहीं। उसके बाद है बचाव और सुरक्षा, बचाव और सुरक्षा। उसके बाद डिजिटल उपकरण संधारणीय भागीदारी होनी चाहिए, एकजुटता एवं समावेशन होना चाहिए। और क्या है, केंद्र में लोग, तुम पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं चुनौतियाँ और आगे की राह देखते हैं। चुनौतियाँ पहला क्या है, डिजिटल विभाजन काफ़ी है, यानी कि गरीब और अमीर में डिजिटल विभाजन है, दुरुपयोग की आशंका है, बढ़ती असमानताएँ हैं, निजता का मुद्दा है और मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, जिससे क्या होता है मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। आगे की राह क्या हो सकती है, अभी हाल फिलहाल में कई सरकारों ने कई कानून लाए हैं जिसमें क्या इंटरनेट बिल ऑफ राइट्स किसका है, ब्राज़ील का है। उसके बाद रक्षित सुरक्षित साइबर स्पेस के लिए पेरिस कॉल ऑफ एक्शन है। उसके बाद भारत का व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक जो भी कानून बनने की कगार में है। आगे है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, आगे है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, किसका है, यूरोपियन यूनियन का है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। उसके बाद में अगला है मध्यवर्ती दायित्व पर मनीला सिद्धांत और आसिलोमार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सिद्धांत। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस टॉपिक में। बिंदुवार देखते हैं फटाफट। साइबर सुरक्षा, इसमें क्या हमने पढ़ा, क्लिक चेकिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, मैन इन मिडल टैग, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, जीरो डे वल्नरेबिलिटी। उसके बाद हमने पढ़ा विद्यमान सुरक्षा के तंत्र कौन कौन से हैं, क्या है विधिक ढांचा, संस्थागत ढांचा पढ़े। इसके बाद पढ़ा हमने अन्य उपाय कौन कौन से हैं, डिजिटल आर्मी एप्लीकेशन जो भी संबंधित बिंदु थे। भारत के समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, संरचनात्मक पढ़ा हमने, प्रशासनिक पढ़ा और प्रक्रियात्मक पढ़ा, मानव संसाधन पढ़ा। इसमें कुछ छूट गए थे जैसे कि चीन की क्वांटम बढ़त हुई है, फेक न्यूज़ की वृद्धि हुई है, और इधर देखिए इंटरनेट का ध्रुवीकरण हो रहा है, और अंतर्निर्भर साइबर स्पेस की वृद्धि हुई है। उसके आगे हमने पढ़ना है उन्नत प्रौद्योगिकी की बढ़त भूमिका है। इसमें जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 5G, डेटा एनालिटिक्स, ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा से संबंधित एजेंसी हमने पढ़ा क्या है, डिजिटल आर्मी, DRDO, NTRO, सर्टिन, RO, NIC, CDEC और नेस्कॉम। और डिजिटल अधिकार पढ़ा जो कि यूरोपियन यूनियन का है, बर्लिन घोषणा पत्र के तहत आता है। डिजिटल राइट्स में क्या है, केंद्र में लोग, चयन की स्वतंत्रता, बचाव और सुरक्षा, डिजिटल उपकरण संधारणीय भागीदारी, एकजुटता। उसके बाद हमने पढ़ा है चुनौतियाँ और आगे की राह। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।